Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do last part of the chapter legislature. I hope last 9 parts are completely clear to all of you. In last class we have discussed major functions and importance of the parliamentary committees. Okay, so in last we have discussed that it has reduced the burden of the parliament of our country. We are able to see that it has given a lot of that kind of recommendation which are very beneficial for the country, and just because of that our parliament rarely rejects their demands, their suggestions, right? But even then we have discussed that final decision will be taken by the parliament of our country. Why is it so? Because they are the representative, true representative of the country, right? And just because of that we are able to see they will be giving the final decision, राइट. सो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट गिवन है एनवी गडगिल की, दैट इज द नेचर ऑफ द लेजिस्लेचर इज सच दैट देयर आर रेस्ट्रिक्शन ओनली सो फार एज प्रोसीजर इज कंसर्न. कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कब तक हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस तब तक ही हैं जब तक हमारी जो प्रोसीजर है ना वो कंसर्न हो रही है. मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रोसीजर है वो तब तक ही कंसर्न हो रही है. मतलब सपोज हम लोग कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट हमारी कंट्री में जो लॉ बनाने की प्रोसीजर है, तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर लगाई है ना वो कब तक है, जब तक कोई प्रोसीजर कंसर्न में है. बट इन सब्सटेंस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. बट एक्चुअल में फाइनल अथॉरिटी किसकी है? हमारी कंट्री की, पार्लियामेंट की. और ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड दोज पीपल हु आर सिटिंग देयर दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स. They are taking decisions on behalf of us, right? So parliamentary committees, they are not elected by us, है ना. Although the people are expert in their field, in their areas, but even then we have not elected them. And because we are having democracy, so decisions will be taken by whom? By those people only. By those people only, because so what we can say that if we are able to see restrictions, when we will be able to feel restrictions कब लगेंगे? restrictions तब लगेंगे कि वो तभी तक है जब तक वो प्रोसीजर है. क्यों है ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब restrictions लगते हैं तो वो क्या है? to make our process more transparent, है ना. लेकिन एक्चुअल में फाइनल अथॉरिटी फिर भी किसकी है? फाइनल अथॉरिटी है हमारी सोवरेन लेजिस्लेचर, हमारी सोवरेन पार्लियामेंट की, राइट. इसीलिए अगर हमें फाइनल डिसीजन लेना है तो फाइनल डिसीजन दैट विल बी टेकन बाय द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज का इंपॉर्टेंट रोल है, बट इवन देन दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. गॉट इट? सो नेक्स्ट इज हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. अब हमें रीड करना है कि जो पार्लियामेंट है वो खुद को रेगुलेट कैसे करती है. ओके, क्योंकि पार्लियामेंट में भी तो रेगुलेशंस चलते हैं ना भाई, वो खुद को रेगुलेट करती कैसे है. अब देखो, पार्लियामेंट एज मेंशन्ड अर्लियर इज अ डिबेटिंग फोरम. डिबेट करने की सबसे हाईएस्ट फोरम है इन आवर कंट्री. इट इज थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट परफॉर्म्स ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस. और ये भी हम लोगों ने देख लिया कि डिबेट्स के थ्रू हमारी पार्लियामेंट सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. Such discussions must be meaningful and orderly so that the functions of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. हम क्या करते हैं, ये डिसीजन जो डिस्कशंस हैं ये बहुत मीनिंगफुल होने चाहिए. क्यों होने चाहिए? सो दैट द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरिड आउट स्मूथली. अब देखो डिस्कशन भी हमेशा कई टाइप्स के हो सकते हैं. हमने क्या पढ़ा कि आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिस्कशन और डिबेट में भी डिफरेंस होता है ना. मतलब हमें क्या करना है, हमें पार्लियामेंट में डिस्कशन करना है, डिबेट नहीं करना है. गॉट इट? तो इसीलिए जो डिसीजंस है ना वो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए. क्यों होने चाहिए? क्योंकि ताकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्मूथली वर्क करे और जो उसकी डिग्निटी हम उसको मेंटेन करके रखें. क्योंकि हमने उसको क्या टाइटल दिया है कि हमारी कंट्री की हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम है ना. लेकिन वो डिबेट इसलिए नहीं होनी चाहिए, वो डिबेट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम जो रूलिंग पार्टी है वो ये दिखा रही कि मैं सही हूं आप सब गलत हो. नो, बल्कि डिस्कशन होना चाहिए. वो डिस्कशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन द एक्चुअल वर्क ऑफ आवर पार्लियामेंट, राइट. और इसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज मेड सर्टेन प्रोविजंस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत प्रोविजन किए हैं किसके लिए? टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस.
ताकि हम क्या कर सकें, स्मूथ कंडक्ट कर सकें अपने सारी के सारी प्रोसीजर्स को, राइट। और इसके लिए हम जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन से, जो हमने पढ़ा था स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। हमने क्या पढ़ा था कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उसके कुछ फंक्शंस पढ़े थे ना हम लोगों ने, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़े थे, है ना, लेजिस्लेटिव फंक्शंस पढ़े थे, कुछ इलेक्शन से रिलेटेड पावर्स पढ़ी थी। तो अपने में से वो जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, है ना। तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो हमारा स्पीकर होगा लोकसभा का, ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमारे लेजिस्लेचर का, उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है किन मैटर्स में, जो हमारे लेजिस्लेचर को रेगुलेट करने वाले मैटर्स है ना उनके रिगार्डिंग। क्योंकि देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, लेकिन क्या मनी बिल एक्चुअल में मनी बिल है या नहीं, तो फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी, स्पीकर की। मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, अगर मान लिया कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जहां पर ना वोटिंग इक्वल हो जाती है, वहां पर फाइनल वोट कौन देते हैं, स्पीकर। तो मतलब कुछ क्या होते हैं, ये जो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है हमारी कंट्री में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, दैट इज द स्पीकर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मैनर्स बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो प्रोसीजर डिफाइन की हुई है कि हमारी पार्लियामेंट खुद को रेगुलेट कैसे करेगी। गॉट इट। अब देखो यहां पर रीड अ कार्टून, वॉकआउट नहीं, आउट किए गए। ये क्या दिखा रहा है आपको, वी आर नॉट वॉकिंग आउट, वी हैव बीन ऑर्डर्ड आउट, सेड द एमपीज। व्हाई डू यू थिंक सच सिचुएशन ऑकर। अब देखो वॉकआउट्स क्या है कि वो भाई प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे, लेकिन आउट का मतलब क्या है कि उनको बाहर निकाला गया है ना। इन किसी एमपीज ने बोला, एमपीज जो खड़े हैं सारे के सारे, दीज आर द पर्सन, देखो सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि वी आर नॉट वॉकिंग आउट, हम बाहर खुद नहीं आए हैं, हमें बाहर निकलने के लिए बोला गया। और अब आपको क्यों लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों हो जाती है, बिकॉज वी हैव सेड ना कि हमारी कंट्री की हाईएस्ट डिबेटिंग फोरम है। तो कई बार ऐसा क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में जो अपोजिशन वाले होते हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी भी होती है, जो डिबेट और डिस्कशन होती है ना, वो इस वे में नहीं होती कि हमें बेटर चीज फाइंड आउट करनी होती है, बल्कि इसीलिए कि हमें जस्ट क्रिटिसाइज करना होता है दूसरों को। और ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में कि हम क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ बेनिफिशियल फाइंड आउट करना है, बस हम क्रिटिसिज्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये दिखाना है कि जो सामने वाला पर्सन है जो रूल कर रहा है उसकी गलती है, वो सही नहीं कर रहा है, राइट। तो ये वॉकआउट्स नहीं है, वॉकआउट हम आउट किए गए हैं। ये क्या दिखा रहे हैं कि ये सिचुएशन, अब देखो ये चीजें आपको क्या बता रही हैं, अब ये वॉकआउट नहीं है, आउट है, तो आउट करने का ऑर्डर कौन देगा, ये चीज आपको यहां पर बताई गई है। ये आउट करने का ऑर्डर कौन देगा, जो आप लोगों ने अभी यहां पर पढ़ा, कौन पढ़ा, ये आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इसके पास ना सिर्फ फाइनल पावर्स ही नहीं होती हैं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन विच सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट सेंस कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने में अगर कुछ पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनको वो एक डेकोरम मेंटेन करके रखना होता है, राइट। और जो वो डेकोरम मेंटेन करना है उसमें अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा देन डेफिनेटली द स्पीकर विल बी हैविंग द पावर टू सेंड देम आउट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो इस सिचुएशन कब हो जाती है, जब अगर मान लिया कोई ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जा रही है, हमारे जो एमपीज हैं वो प्रॉपरली डेकोरम के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारे स्पीकर के पास पावर है उनको बाहर निकालने की, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ द डिसिप्लिन। ओके, अब देखो देयर इज वन मोर वे इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। अब देखो ये वही मेथड था जिसके थ्रू उनका बिहेवियर कंट्रोल हो गया। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, सुना है कभी एंटी डिफेक्शन, दल बदल? बेसिकली ना ये 1967 के इलेक्शंस के बाद हुआ, क्योंकि देखो 1967 तक का जो टाइम पीरियड है ना, 1952 से 1967 तक का, वो टाइम पीरियड क्या था जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस था। कांग्रेस वाज वर्किंग एज अ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, राइट। मतलब सेंटर पे भी कांग्रेस है, स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लेकिन फिर देखो क्या होना शुरू हुआ, जब दूसरी पार्टीज अमर्ज होना शुरू हो गई ना, तो वहां पे लोगों को क्या दिखा, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन रहे थे,
MLAs बन रहे थे, उनको क्या दिखा कि जहां पर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना, तो पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। और ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं, राइट? अब देखो, तो ऐसे में फिर हम लोग क्या लेके आए? एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए टू स्टॉप ऑल दोज काइंड ऑफ इंटरवेंशंस, ताकि हम एक्चुअल में वो चीजें गेन कर सके जो हमारी पार्लियामेंट के लिए रिक्वायर्ड है। फाइन। So most of the members of the legislatures are elected on the ticket of some political party. What do happen if they decide to leave the party after getting elected? और देखो यही पोजीशन हो रही थी हमारी कंट्री में आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1967। क्योंकि देखो, अगर आप विन कर रहे हो इलेक्शन को किसी पार्टी से जीत के, और फिर क्या दिखा आपको कि ये पार्टी ना मेरी इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रही है, तो उस पार्टी को छोड़ दो, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लो, है ना? और यही चीजें, ऐसे ही इश्यूज हैपन हो रहे थे। और देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोगों ने हो सकता है आपको आपके नाम पे वोट ना दी, पार्टी के नाम पे वोट दी हो, किसी MP के साथ ही हो सकता है ना, क्योंकि उस पर्सन को इसीलिए वोट मिली बिकॉज ही और शी वाज फ्रॉम दैट पार्टी दैट वाज वेरी पॉपुलर। लेकिन फिर क्या किया? अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उस पार्टी को छोड़ दो और दूसरी पार्टी में इंक्लूड हो जाओ जो इंटरेस्ट को पूरा कर पा रही है ना? फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज अनरिजॉल्व्ड, और ऐसे इशू होते रहे। 1967 जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस टाइम पे ना इवन आया राम गया राम, आप लोगों ने एक कोटेशन से सुनी होगी, आया राम गया राम, क्योंकि एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, बहुत बार 24 आवर्स के अंदर 3 बार पार्टी चेंज कर दी थी, और वो हरियाणा से बेसिकली MLAs थे, तो उनके रिलेटेड ये कोटेशन बन गई थी, आया राम गया राम। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हो रही है तो फिर हमें क्या करना था? इस पर कंट्रोल करना था, है ना? तो इस पर कंट्रोल करने के लिए अब देखो, एज वी आर एबल टू सी ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एस्पेक्ट पे, हर स्टेप पे कोशिश करता है कंट्रोल करने की, राइट? सो अब देखो फिर क्या हुआ, फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इशू वाज अनरिजॉल्व्ड, बहुत ईयर तक ये अनरिजॉल्व रहा। फाइनली क्या हुआ, देयर वॉज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट अ लेजिस्लेटर हु इज इलेक्टेड ऑन द पार्टी टिकट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी। और फाइनली क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? पार्टीज के बीच में, कि अगर कोई लेजिस्लेटर है और वो इलेक्ट हो गया किसी एक पार्टी की टिकट पे, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिर क्या होगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है भाई, अदरवाइज क्या होगा, पूरी की पूरी कंट्री का डिसिप्लिन खराब होगा। इससे तो लोगों को जहां लगेगा कि इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग जाएंगे। समझ आया? तो इट मीन्स इस पर एक जनरल कंसेंसस बन गई कि इसको कंट्रोल होना चाहिए। और फिर हमने क्या किया, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ी पावर हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं है, दैट इज द सुप्रीम लॉ। इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दैट वाज 52nd अमेंडमेंट इन 1985, राइट? ये अमेंडमेंट हुआ, इसको भी याद रखना, दिस वाज आल्सो इन द टाइम पीरियड ऑफ राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, है ना? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वोटिंग एज 21 से डिक्रीज करके वो हमने 18 की थी, वो भी राजीव गांधी के टाइम पीरियड में, ये वाला भी राजीव गांधी के टाइम पीरियड में। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, इसी को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। एंड दिस हैज ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय 91st अमेंडमेंट। और हालांकि देखो यहां पर भी ना कुछ प्रॉब्लम्स थी 1985 के एक्ट में। इसमें बेसिकली क्या चीजें थी, कुछ लूज पॉइंट बच गए थे। कि इसमें देखो क्या बोला गया था कि अगर 1/3 मेंबर पार्टी छोड़ रहे हैं और वो दूसरी पार्टी में इंक्लूड होते हैं, तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने डिफेक्शन किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बल्कि इसको क्या माना जाएगा, स्प्लिट, मतलब पार्टी डिवाइड होगी। स्प्लिट मतलब होता है पार्टीशन ऑफ द पार्टी, डिवीजन ऑफ द पार्टी। इसमें कुछ ऐसे लूज पॉइंट बच गए। तो अब जब वो लूज पॉइंट बच गए, तो अब हमारे MPs को क्या मिल गया, MLAs को क्या मिल गया, एक और चांस मिल गया कि अब वो डिफेक्शन भी कर रहे थे, बट इवन देन देयर वाज नो एनी लीगल पावर बिहाइंड दैट, क्योंकि वो लीगल प्रोविजन से बच के वो क्या कर रहे थे, डिफेक्शन करने में सक्सेसफुल थे। इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, इसलिए दोबारा से इसको मॉडिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फाइन। और इसके बारे में डिसीजन कि इस पर्सन ने डिफेक्शन किया है, इस पर्सन के ऊपर डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो अब देखो, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल अथॉरिटी ऑन ऑल सच केसेस, कि किसी पर्सन ने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है, उसके ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी होगी, वो फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी, वो होगी हमारे स्पीकर की। समझ आया?
तो मतलब ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं कि जिसके थ्रू हमारी पार्लियामेंट खुद को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। ओके देखो यहाँ पे है, आई डू नॉट थिंक वाई दे चेंज पार्टीज, डू दे इवन कम बैक टू द पार्टी दे वंस लेफ्ट। ऑफ कोर्स होता है ये, मतलब जब उनको ये बेसिकली देखो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए होता है। सपोज मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरे को वहां से टिकट मिली, मैंने इलेक्शन लड़ लिया एंड आई हैव वन द इलेक्शन। बट अब मुझे क्या लगा कि जिस पार्टी से मैंने ना इलेक्शन जीता है, आई एम द एमपी ऑफ दैट पार्टी, बट पार्टी इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू मी। तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे को ये दिख रहा है कि दूसरी पार्टी ना मेरे को मिनिस्टर अथॉरिटी दे रही है, तो व्हाट कैन आई डू, I can leave that party and I can join that party which is providing me personal benefits, है ना। और ये होता भी है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और दोबारा से आपको दिखता है कि मेरी पार्टी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, तो फिर उस पार्टी को छोड़ के वापस लोग अपनी पार्टी में भी आ जाते हैं। दिस ऑल्सो हैपेंस कि एक पार्टी छोड़ दी, दोबारा से उसी पार्टी में आ रहे हो, तो ये भी होता है। तो फिर ये जो कार्टून है वो क्या पूछ रहा है कि फिर वो पार्टी चेंज ही क्यों करते हैं। सो वट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरे करने होते हैं। फाइन, अब देखो लेकिन यहां हमने क्या पढ़ा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका डिसीजन फाइनल होता है इन सच केसेस कि किसी पर्सन ने डिफेक्शन किया है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए या नहीं। ओके, इफ इट इज प्रूव्ड दैट मेंबर हैज डिफेक्टेड देन सच मेंबर लूजेस मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है ना कि उस पर्सन ने डिफेक्शन किया है, तो फिर उस पर्सन की जो मेंबरशिप होती है वो खत्म हो जाती है। बिसाइड्स सच अ पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस लाइक मिनिस्टरशिप। और इसके अलावा अब देखो ये चीजें हमने क्यों की, ताकि हम आंसरेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। मतलब ऐसे तो कोई भी आएगा, राइट, कोई भी आएगा और कोई भी चला जाएगा, है ना। सो अब देखो फिर क्या होता है, इसीलिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि जो भी पर्सन है उसने डिफेक्शन किया तो ही और शी शुड गेट पनिशमेंट, है ना। और इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उनकी मेंबरशिप को भी खत्म कर देते हैं और इसके साथ साथ हम उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने से। डन। अब है व्हाट इज डिफेक्शन, कि डिफेक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। अब देखो डिफेक्शन एक तो वो कि एक पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी में कोई पर्सन चला गया, वो तो दिखता डिफेक्शन है, दिखाई दे रहा है आपको कि उस पर्सन ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद उसने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, है ना। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, अगर कोई पर्सन उन कंडीशंस को भी यूज कर रहा है तो उसको भी डिफेक्शन माना जा सकता है। और देखो कैसे, इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी और वॉलंटरी लीव्स द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन। कई बार क्या होता है, अगर कोई पर्सन एब्सेंट हो जाए, और वो कब एब्सेंट हो जाए, मान लिया कोई उस दिन ना वोटिंग होने किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, लेकिन उस पर्सन ने वो जानबूझकर बिना किसी नोटिस के, है ना, मतलब क्या हो गया, एक टाइप से एब्सेंट हो गया, और उस टाइम पे एब्सेंट हो गया जब लीडरशिप ने बोला था कि आपको प्रेजेंट होना ही होना है ना। या फिर वो क्या कर दे, वॉलंटरी मतलब विलिंगली उस पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे, तो इसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डिफेक्शन। मतलब एक तो पार्टी अगर आपने छोड़ी दी, किसी पार्टी से टिकट मिली, लेकिन टिकट मिलने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लो, वो तो क्या है, दैट इज डायरेक्टली डिफेक्शन। लेकिन अगर फिर भी क्या है कि अगर लीडरशिप है ना, अगर मान लो लीडरशिप ने बोला है कि आपको ना उस दिन प्रेजेंट रहना है, बट फिर भी क्या होता है कि वो पर्सन एब्सेंट हो जाता है, तो उसको क्या माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा। अगर कोई विलिंगली पार्टी को छोड़ दे, मेंबरशिप को छोड़ दे, उसको भी क्या माना जाएगा, डिफेक्शन माना जाएगा, राइट। Experience of the past 20 years show that anti-defection amendment has not been able to curb defections। हालांकि देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, 52nd अमेंडमेंट हुआ, उसमें कुछ लूज पॉइंट्स बच गए, इसलिए हमने 2003 में इन दी फॉर्म ऑफ 91st अमेंडमेंट हमने दोबारा से कोशिश की कि हम उसको चेंज कर दे, थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई कर दे ताकि हम डिफेक्शन को रोक लें। बट इवन देन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डिफेक्शन को कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर पाए हैं। आज भी लोग डिफेक्शन कर लेते हैं, okay, but it has given additional power to the party leadership and the presiding officers of the legislature over the members। लेकिन एक बात जरूर है कि इसने क्या कर दिया, जो पार्टी की लीडरशिप है, जैसे हमने देखो क्या पढ़ा कि अगर पार्टी लीडरशिप ने बोल दिया ना कि आपको प्रेजेंट रहना है और उस दिन कोई एमपी एब्सेंट हो गया, तो उसके ऊपर डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है। तो
इस लॉ ने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, इस लॉ ने कहीं ना कहीं ये जरूर कर दिया कि एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया है किसका, पार्टी की लीडरशिप का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है ये बताने की किसी पर्सन ने डिफेक्शन किया है या नहीं। तो उनकी एक टाइप से कहीं ना कहीं एक्सेसिव कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया, राइट? तो इस लॉ की वजह से ये जरूर क्रिएट हो गया। फाइन, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द होल चैप्टर। ओके, तो हम क्या कंसिडर करके चल सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने वर्क तो किया, सफिशिएंटली वर्क तो किया, बट इवन देन ये उतना सफिशिएंटली अभी वर्क नहीं कर पाया है। और देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पढ़ा कि वोटिंग के डे पे मान लो वो एब्सेंट हो गया तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर उसने पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट कर दिया तो भी ये कंसिडर किया जाएगा कि उसने डिफेक्शन करने की कोशिश की है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअलिज्म होता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, उसको कहीं ना कहीं स्नैच कर लिया है। फाइन, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि अभी कुछ और रिफॉर्म्स की जरूरत है हमारे कंट्री के एंटी डिफेक्शन लॉज में। ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने क्या क्या सारी चीजें पढ़ी, ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना? ओके, कंक्लूजन पार्ट यू कैन स्टडी, राइट? मतलब हमारी जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, क्या है, एक रेनबो है कलरफुल ड्रेसेस की, जो हमारी कंट्री के सारे के सारे डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करती है ना? वाई? बिकॉज मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे आर रिप्रेजेंटिंग दैम, है ना? अब इसके अलावा क्या है कि वी हैव सीन कि हमारी पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे होता है। आपने वो सारी चीजें इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस की कि हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, जो एक्चुअल डेमोक्रेसी है, वो वर्क कैसे कर पा रही है, हाउ वी आर एबल टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय दोज पीपल हु आर आवर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना? तो इस चैप्टर में बेसिकली आपने लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमारी बाय कैमरा लेजिस्लेचर है तो उसकी नीड क्यों है, हमारी पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और हमारी पार्लियामेंट खुद को कंट्रोल कैसे रख पाती है। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। द चैप्टर इज ओवर टुडे। आई होप everything related to the chapter is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and queries, you can ask your doubts in comment section. In next part, in next video, we will do NCERT solution for the same chapter. Till then, keep revising, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.